सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के छठवें पेपर यानी कि हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट व विकल्पी क्वेश्चंस को। और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके पवन सीरीज के हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपका पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर, पूरा का पूरा 8वां पेपर कंप्लीट पढ़ा के मैंने खत्म कर दिया। आपने पढ़ भी लिया अच्छे से। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, तो आप जा करके वहां भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज की इस क्लास में हम पूरे के पूरे प्रश्नों को खत्म करेंगे आपके हिंदी विषय के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम खत्म करेंगे और अच्छे से समझते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। और हिंदी का पेपर 25 नंबर का होता है, बहुत आसान होता है। आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो उतना ही ओवरऑल बहुत बेहतर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत ही कम मेहनत में आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका शांति शिक्षा हो। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट पेपर है वो भी बहुत ही अच्छा, उसमें भी पूरा हिंदी और गणित ही भरा हुआ है। तो आपके फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी एक तरह से आप दो दो बार पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका हिंदी जो है और आपका गणित, इसके अलावा शांति शिक्षा, ये सारे के सारे विषय तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 25 नंबर का आपका हिंदी होता है, 25 नंबर का शांति शिक्षा होता है, 50 नंबर का आपका पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इस तरीके से ये तीनों के तीनों पेपर, ये जो पूरा का पूरा 100 नंबर है, ये बहुत आसान है आपके लिए लाना। और ये जो 100 नंबर है टोटल मिला करके 25 और 25, हिंदी शांति शिक्षा और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, ये बहुत ही अच्छे से आप अगर आराम से केवल इन विषयों को रोज थोड़ा थोड़ा ही केवल पढ़ते हो आप, तो भी आपका जो पूरा का पूरा जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए ये तीनों के तीनों पेपर मैं पहले पढ़ा के खत्म कर रही हूँ, ताकि इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को खत्म करेंगे आज की इस क्लास में हम। तो पहला प्रश्न है, या रा ला वा व्यंजन होते हैं। तो या रा ला वा ये क्या है? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों शा और ह, ये उष्ण व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हैं। और स्पर्श व्यंजन आपको पता ही है, 25 होते हैं। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरह से। ठीक है, ता वर्ग, पा वर्ग। और यहाँ पर ये जो अंतस्थ व्यंजन है, ये राइट आंसर होगा। या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो आपको उष्ण व्यंजन भी पता होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन भी पता होना चाहिए, संयुक्त व्यंजन भी पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि का वर्ग में का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, ट वर्ग में टा ठा ड ढ अणा। तो ये मिला करके पांचों वर्ग ये 25 हो जाते हैं। ठीक है, 2023 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए लगातार पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी युक्त इसमें से शब्द कौन सा है? उपरयुक्त। उपरयुक्त यहाँ पर देखिए सबसे शुद्ध लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ब में लिखा हुआ है उपरयुक्त, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साकेत महाकाव्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना नहीं है। दूध बतासा, शिशु भारती, पल्लव या फिर झरना। इसमें से कौन सी रचना सोहन लाल द्विवेदी की नहीं है? तो दोस्तों, जब मैंने आपको 2023 का पेपर सॉल्व करवाया था, तो वहां भी बताया था कि पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना दूध बतासा और शिशु भारती है, लेकिन पल्लव ये और झरना, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जो पल्लव है ये सुमित्रा नंदन पंत की। तो ऑप्शन स और ऑप्शन द दोनों ही सही है, सुमित्रा नंदन पंत की है ये। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सा और ऑप्शन द दोनों ही सही होंगे। तो पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना ऑप्शन सा भी नहीं है, ऑप्शन द भी नहीं है। केवल अ और ब जो है ये इनकी रचनाएं हैं, दूध बताशा शिशु भारती। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य का गुण नहीं है सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य या क्रमबद्धता। तो वाक्य का गुण सार्थकता, योग्यता, क्रमबद्धता ये होता है, लेकिन उद्देश्य यहाँ पर ये जो दिया है ये राइट आंसर है। ठीक है, ये वाक्य का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं स्वर व्यंजन अयोगवाह या उच्छिष्ट। तो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं अयोगवाह। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है हलंत वर्ण कहलाते हैं। 2022 में ये सभी प्रश्न आप देख लीजिए पूछे हुए हैं। इसके बाद 2021 में भी पूछे हुए प्रश्न है। हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत मतलब जैसे कि क या श के नीचे अगर इस तरह लगा हुआ है तो ये हलंत है, यानी कि ये वर्ण आधे हैं। आधे का मतलब किसमें से स्वर गायब है। तो स्वर युक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या शुद्ध व्यंजन। तो स्वर रहित व्यंजन यानी कि इसमें स्वर नहीं है। अगर किसी भी वर्ण के नीचे ये लग गया इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है, वो वर्ण आधा है। तो हलंत वर्ण कहलाते हैं स्वर रहित व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग शैली या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अहल्या, पूजनीय, प्रथम या कवित्री। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन सा है प्रथम, ये बिल्कुल सही दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूछा है इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अहल्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, हम अक्सर ऐसे लिखते हैं अहिल्या। ठीक है, अहिल्या लिखते हैं, हाँ पर छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगा देते हैं। और पूजनीय भी सही है। ठीक है, पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन द है, अगर यहाँ पर अहिल्या लिखा होता तो ऑप्शन द जो है यही गलत होता या यही अशुद्ध होता, क्योंकि कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता, कवि का कवयित्री होता है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से अगर यहाँ पर ये अहिल्या लिखा होता तो ऑप्शन द ही जो है यहाँ पर ये कवयित्री, ये अशुद्ध शब्द होता। बाकी पूजनीय, प्रथम ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सही नहीं होता है पूजनीय, पूजनीय सही होता है। ठीक है, और कवित्री ऐसे ही लिखते हैं, ये बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, तो आपको ये लिखने आना चाहिए। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें अगर अशुद्ध शब्द देखें तो अहल्या ये भी गलत लिखा हुआ है और कवित्री भी गलत लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। प्रथम और पूजनीय ये शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन अहल्या और कवित्री ये गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा अहिल्या और यहाँ पर क्या होगा कवित्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, वाक्य का गुण नहीं है सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता या योग्यता। तो सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता ये होता है, लेकिन ऑप्शन ब यहाँ पर जो निपुणता दिया है ये वाक्य का गुण नहीं है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी आप लोगों ने पीछे भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा मम नाम मोहन अस्ति, मम नाम मोहन अस्ति, अहम नाम मोहन अस्ति या मया नाम मोहन अस्ति। तो यहाँ पर देखिए मम नाम मोहन अस्ति ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन ब में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है श्रुतलेख, सुलेख, अनुलेख या इमला। तो किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना ये अनुलेख कहलाता है। जैसे कि टीचर कोई चीज जब लिखते हैं बोर्ड पर तो बच्चे देख करके उनको उतारते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टीचर लिखते गए वैसे वैसे बच्चे उतारते गए, तो ये अनुलेख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो अभी आपने देखा है साकेत के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। तो उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, स्वराघात, लय, गति या विराम। तो उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को हम स्वराघात कहते हैं। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है ज, म, ग या फिर श। तो ये हो जाता है म। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिव पूजन या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा
विष्णु प्रभाकर, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, 2020 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, रस। रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा। आपकी जो बुक है या पवन सीरीज जो है ये, इसमें ऑप्शन द सही दिया हुआ है, लेकिन जो काव्य की आत्मा है उसे हम, रस को ही हम काव्य की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अ ही सही होगा। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर सारे प्रश्न 2019 में पूछे हुए हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है किसका? जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या फिर अज्ञेय का। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा केदारनाथ सिंह का। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवेंद्र शब्द में संधि है देव धन इंद्र, देवेंद्र यानी कि इसमें गुण संधि है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तुम अपने कार्य में सफल रहो, यानी कि यहाँ पर कोई अपनी इच्छा जता रहा है कि कोई काम करने जा रहा है उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति कह रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, यानी कि ये एक तरीके से इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। इसके बाद 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है स्वच्छ, साफ सुथरा, छाती, कंधा या सुंदर आंख। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। साफ सुथरा को हम क्या कहते हैं? स्वच्छ कहते हैं। ठीक है, स्वच्छ कहते हैं। छाती को हम क्या कहते हैं? छाती को हम उरह कहते हैं। ठीक है, उरह। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कंधा, कंधा को हम कहते हैं स्कंधस कहते हैं, स्कंधस कहते हैं। और सुंदर आंख को हम कहते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कंधा को हम स्कंधा भी कहते हैं, स्कंधा इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सुंदर आंख को हम नयनाभिराम, नयनाभिराम भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको सुलोचना भी कहते हैं, सुनैनी भी कहते हैं। ठीक है, तो सुनेत्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये लिखना तो ये यही चाह रहे थे, स्वच्छ, स्वच्छ ही लिखना चाह रहे थे, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग की वजह से आपके एग्जाम में इस तरह आ गया। इस वजह से 2019 के पेपर में मैंने भी सुंदर आंख बताया था, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन अ ही है, स्वच्छ। यहाँ पर ये लिखने वाले थे, स्वच्छ ही लिखने वाले थे, तो इसका अर्थ साफ सुथरा होता है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका संस्कृत यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सुंदरता शब्द में संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुदायवाचक। सुंदर से बना हुआ है सुंदरता, ता प्रत्यय लगाया गया है, यानी कि ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, अनुस्वार या फिर वृद्धि। तो सूर्य धन उदय से मिलकर के बना हुआ है सूर्योदय, सूर्य धन उदय, ये हो जाएगा सूर्योदय, यानी कि ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर होगा, गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या द्विपाद। तो प्रत्येक यहाँ पर ये जो है ये अव्ययी भाव का उदाहरण है, 2018 में पूछे हुए प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा या प्रकांड। तो प्रभु नहीं होता है, प्रभु होता है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, इस तरह लिखा होता है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। बाकी प्रतिष्ठा, प्रणाम, प्रकांड ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें से आशीर्वाद कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? ऑप्शन द में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो ये कालिदास जी की रचना है मेघदूत, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पुरस्कार कहानी के लेखक फिर पूछ लिया है कि पुरस्कार किसकी रचना है, तो हम सभी को पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, दूसरी बार आप देख रहे हो, यानी कि ये जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4 या फिर 1। प्रत्युपकार, तो राइट आंसर है 2, ऑप्शन ब सही हो जाएगा, प्रति उपकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। ये जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित, रेखा से अंकित, यानी कि ये तत्पुरुष समास इसमें होगा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का है? यानी कि किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक या विधानवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है,
यानी कि ये जो वाक्य है ये संदेशवाचक नहीं बल्कि संदेहवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर संदेहवाचक, संदेशवाचक कोई वाक्य नहीं होता है, संदेहवाचक वाक्य है। वाचक, संदेहवाचक वाक्य है ये। तब यहाँ पर ऑप्शन सा सही होगा, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, संदेहवाचक वाक्य है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, संदेह जताया जा रहा है कि हाँ सही समय पर वो पहुंच सकती है। ठीक है, तो संदेश कोई वाक्य नहीं होता है, संदेश कोई वाक्य का प्रकार ही नहीं होता है संदेशवाचक। तो संकेतवाचक, विस्मयवाचक, विधानवाचक, संदेशवाचक, संदेहवाचक ये होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपरियुक्त, उपरयुक्त ये अभी आपने देखा है, सबसे शुद्ध होता है उपरयुक्त। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुगम शब्द का विलोम है। सुगम मतलब सु मतलब सुगम, अगर इस पूरे का अर्थ हम देखें तो सुगम मतलब होता है आसान, और दुर्गम मतलब होता है कठिन। तो सुगम मतलब बहुत ही आसानी से जहां पर आप गमन कर सके, जहां पर पहुंच सके। लेकिन दुर्गम यानी कि जहां पर जाने में हमें कष्ट हो। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रविंद्र शब्द में संधि है। तो रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रविंद्र, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गए, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या पल्लव। तो राइट आंसर है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर दास, रहीम दास, सूरदास या नंददास। 2016 में पूछा हुआ। तो दोस्तों ये कबीर दास जी की रचना है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दमक का तुकांत शब्द है। कदम्ब, तरस, धमक या हृदय। तो दमक का धमक, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। कितना आसान सा प्रश्न पूछा, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता कौन है? तो हम सभी को पता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 43 है, संस्कृत लेखन का दोष है। लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के आप सभी को पता है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये प्रमुख होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन को भी कहीं कहीं माना गया है, लेकिन आपकी बुक में 3 को ही माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन द को ही हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतस्थ व्यंजन है। तो या, रा, ला, व 4 होते हैं, तो ऑप्शन आ में र दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वर, हृदय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9, 3, 5 या 7। हरस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हरस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 5 होती है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऊष्म व्यंजन है। तो तीनों श और ह होते हैं। तो ऑप्शन ब में ये वाला श दिया हुआ है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के 42। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों, कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो आप 52 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वर के मूल कितने भेद होते हैं? तो स्वर के जो मूल भेद होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 50 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या होती है, उनकी संख्या 8 होती है दोस्तों। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सब। क्वेश्चन नंबर 51 है, संयुक्त व्यंजन है। म, ध, न या त्र, तो त्र है। त्र, त और र से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हलंत को प्रदर्शित करता है इसमें से कौन सा? तो ऑप्शन द में ये हलंत लिखा हुआ है, जैसे क के नीचे लग गया है, ख के नीचे लग गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मौन पठन के दोष हैं। भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना या उपरोक्त सभी। ये सभी गलतियां बच्चे करते हैं जब मन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं।
संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को भी दो भागों में ही बांटा गया है, हिंदी की तरह स्वर और व्यंजन में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मौखिक पठन के तत्व हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि या उपरोक्त सभी। तो मौखिक पठन के जो तत्व हैं वो ये सभी हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं या फिर साहित्य। तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है उस भाषा में साहित्य को पढ़ना, यानी कि उस भाषा की किताबों को पढ़ना। ठीक है। बाकी समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं ये सब तो मीडिया के साधन है ही जिनसे हम सीखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन आ सही दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 है, कबीर की प्रमुख रचना है साखी, शबद, रमैनी, यही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ में साखी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे बिहारी, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 59 है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, इसमें से देखिए मंगल घाट, विश्व वेदना, ध्रुव स्वामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर है ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है पंचवटी, इरावती, प्राणार्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 61 है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है यामा, कुकुरमुत्ता, प्रहलाद या फिर रेणुका। तो राइट आंसर है यामा। क्वेश्चन नंबर 62 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पत्रिका इसका संपादन किया था वो है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 63 है, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की थी? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गबन और गोदान किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गबन, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरी रह गई थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 65 है, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी पढ़ने की ही चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, कबीरदास से। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी जी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास सन 1937 में हुआ था। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंचपात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर मिश्र जी। तो राइट आंसर है श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 71 है, वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा। तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 72 है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जो जन्म है वो हुआ था 4 मार्च 1889 को, और ये हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, इसके अलावा पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, तीनों लोगों ने मिल करके नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र दिया हुआ है, ना कि राम नारायण मिश्र। तो इस वजह से यहाँ पर केवल श्याम सुंदर दास का ही नाम दिया हुआ है और शिव कुमार जी का भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो केवल एक लोग का ही नाम दिया है, तो इसलिए ऑप्शन सा को हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? दोस्तों हिंदी नवजीवन जो पत्रिका है इसका संपादन, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर महात्मा गांधी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि नवजीवन जो पत्रिका है इसका संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, हरिभाऊ उपाध्याय दिया, राम कुमार वर्मा दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, लेकिन राइट आंसर है महात्मा गांधी। कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा अतलघुत्री प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, छंद, श्लोक या फिर गर्भ वाक्य। तो इन्हें हम कहते हैं सूक्ति। क्वेश्चन नंबर 76 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच सूक्ति किस वाक्य किस काव्य की है?
कुमार संभव रामायणम शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम, तो ये किरातार्जुनीयम से लिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न आपके पवन सीरीज के यहाँ पर खत्म होते हैं, सारे के सारे बहुविकल्पी दोस्तों। और यहाँ से अदला उत्तरी प्रश्न है तो इनको भी मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगी। और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 4th सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए सारे के सारे नोट्स चाहिए, सारे के सारे क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी ये देख रहे हो जो आप, ये पीडीएफ हम देते हैं, तो अलग से आपको इसको बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और बिल्कुल नए प्रकाशन की देते हैं हम। ठीक है। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एक बार फिर से सारे के सारे क्लासेस को देखने के लिए, सारे के सारे वीडियोस को देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है किसी भी विषय में, आप चाहे कमेंट करिए चाहे कॉल करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम निकालेंगे। और एग्जाम कब तक होंगे इसकी वीडियो मैंने बना दी है, तो आपको लिंक मिल जाएगी।